आप सिलेबस देखेंगे तो आपको कंटेंट के रूप में दिखेगा कि हमको क्या-क्या पढ़ना है। तो वो तो पूरे एकदम कंपाइल करके दी थी गई है। मैंने उसको चैप्टर वाइज़ करके क्या किया गया, अलग-अलग चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट चैप्टर के यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोर्स, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? फाइनेंस को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बिजनेस फाइनेंस क्या है, उससे पहले शुरुआत जो होती है वो होती है स्कोप से, सोर्स से। हमको जाननी होंगी कि स्कोप क्या-क्या है, ठीक है? और सोर्स क्या-क्या है। स्कोप का मतलब होता है दायरा, दायरा कितना है, क्षेत्र क्या है हमारे फाइनेंस का, नहीं? फाइनेंस को किन-किन जगहों पर लगानी चाहिए, कैसे लगानी एंड हम बात करेंगे सोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सोर्स की। कि वो फाइनेंस जो हम लगाएँगे, ठीक है? जहाँ-जहाँ लगाएँगे, उसके लिए हमारे सोर्सेज़ क्या-क्या होंगे, उस फाइनेंस को कौन-कौन से सोर्सेज़ से हम इकट्ठा करेंगे। सेकंड नंबर चैप्टर के अंदर लीज फाइनेंसिंग की चर्चा है। किसकी फाइनेंस की चर्चा है? लीज फाइनेंसिंग। ठीक है? माइक म्यूट कर लीजिए, कुछ पूछने होंगे तो माइक ऑन करिएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं पट्टा। लीज फाइनेंसिंग को बोलते हैं पट्टा। नहीं, बोलते हैं ना कि लीज पर कोई चीज़ ले लेना। तो लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है? इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हमारा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई कैपिटल आप क्या करते हैं, कोई कैपिटल आप लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। और उस कैपिटल को लगाने के लिए, उस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, उस कैपिटल को सही जगह तक पहुंचाने के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस कैपिटल को यूज करने के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकाने पड़ते हैं, कुछ लागत लगती है। तो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ेंगे। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है? हम कितने पैसे शेयर्स में ले, शेयर्स में डालें, ठीक है? शेयर्स के माध्यम से कितने पैसे एकत्रित करें, डिवेंचर के माध्यम से कितने पैसे एकत्रित करें, लोन के माध्यम से कितने पैसे लगाएं, ठीक है? अगर हमारा खुद का अपना इन्वेस्टमेंट है, नहीं खुद का अगर कुछ अपना पैसा बचा हुआ है तो उसको कितना लगाया जाए, इन सबको मिलाकर क्या बनती है? एक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है? उसको बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद आएंगे कैपिटल बजटिंग। ठीक, क्या करना? कैपिटल बजटिंग करना। बजट मतलब क्या? तो बजट में क्या करते हैं, हर एक साल क्या होता है, सरकार का बजट पास होता है। उसमें क्या करती है, जो भी इस आने वाले साल में हमारे जो क्या होंगे, इनकम होंगे और जो भी खर्चे होंगे, उन सब का क्या करती है, वो आकलन करती है। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर जो भी हमारे पास कैपिटल है उसको क्या करना है, सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बजटिंग करनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी कि वो इस सही जगह में इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूं तो हमें कितने आउटपुट निकलेंगे, अगर प्रोजेक्ट ए में लगाता हूं तो कितने मिलेंगे, प्रोजेक्ट बी में लगाता हूं तो कितने पैसे मिलेंगे, प्रोजेक्ट सी में लगाता हूं तो कितने मिलेंगे, ठीक है? इसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के अंदर होगा हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नहीं, जो डे टू डे ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं हमारे बिजनेस के, वो वर्किंग कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। कैपिटल दो प्रकार, एक तो फिक्स्ड आपने एसेट्स में लगा दिया, ठीक है, और जो कुछ पैसे बचते हैं वो आप वर्किंग कैपिटल पे जाकर रखते हैं, कि मतलब जो हमारे संस्थान का डे टू डे ऑपरेशंस होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, पानी लेना है, ठीक है, किसी मतलब प्रिंट के लिए मतलब पेपर्स खरीदने हैं, स्टेशनरी खरीदनी है, तो इन सब खर्चों के लिए भी आप पैसा क्या करते, बचा करें। तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद चर्चा होगी आपकी चैप्टर नंबर 7 में डिविडेंड पॉलिसी, कि कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लालसा होती है, क्या? लाभ की लालसा होती है। लाभ की लालसा के कारण ही हम क्या करते हैं, वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लाभ होता है वो पूरा लाभ आपको तो नहीं मिलता है। किसी कंपनी में अगर लाभ होता है तो पूरे लाभ तो हमको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी के अन्य अन्य सदस्य भी हैं। तो लाभ का क्या मिलता है, एक हिस्सा हमको मिलता है। क्या मिलता है हमको? लाभ का एक हिस्सा मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिविडेंड लाभांश कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसेट सिक्योरिटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है? तो क्या करती है कि यदि आप क्या करते हैं, किसी एसेट्स को गिरवी रख करके, ठीक है, आप क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। क्या करते हैं? बैंक से लोन ले लेते हैं। अब बैंक को आपने एसेट्स दे दिया है, एसेट्स तो आपके पास है ना। मान लीजिए जमीन के पेपर्स आपने दिया, आपने लोन लिया, घर बना लिए, उस घर में रह रहे हैं, तो उस घर का या उस जमीन का यूज तो बैंक तो नहीं कर रहा है।
लेकिन बैंक को भी तो पैसे चाहिए ना, क्योंकि आप ही तो हम ही और आप तो एक कस्टमर है ना, बहुत सारे और कस्टमर्स हैं। तो वो क्या करती है, जो भी एसेट्स आपने क्या किया गिरवी रखा है, उसको क्या करती है, वो एक सिक्योरिटी में कन्वर्ट करती है, सिक्योरिटी प्रतिभूति में, और फिर क्या करती है, उस प्रतिभूति को जारी करती है निवेशकों के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में। इन्वेस्टर से उसको पैसा मिलता है, फिर मिल जाता है। और जब क्या करते हैं, जब आप पैसा चुका देते हैं, जो आपने एसेट्स रखी थी और उसके बदले जो पैसे लिए थे आपने, जब आपने पैसे चुका दिए, तो वो पैसा उसने क्या करता है, वो क्या करता है, इस इन्वेस्टर को दे देता है और वहां से वो एसेट्स ले लेता है। इसके लिए ये बैंक खुद काम नहीं करती है, तो बैंक ने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसका काम इतना ही, जो भी एसेट्स बैंक के पास गिरवी हैं उन सबको सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट करना, फिर उसे उस सिक्योरिटी को इन्वेस्टर के बीच में जारी करना और वहां से पैसे एकत्र करने करके बैंक को देना, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा, वो हमारा होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पर जो हम इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, नहीं किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में। और चैप्टर नंबर 10 और हमारा लास्ट चैप्टर होगा इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। किसका होगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। इस तरीके से 10 चैप्टर्स को डिवाइड करके हम यूनिट नंबर 4 को क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके एमसीक्यू के टॉपिक है, पूरे प्रैक्टिस एमसीक्यू और पीवाईक्यूज रहेंगे, जो कि 2021, ठीक है, 2020, 2017, 2018 जब से एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया है, नहीं इससे पहले सीबीएसई लेती थी एग्जाम 2018 से पहले, तो 18 17 से जब 18 से पहले जब से एनटीए शुरू किया 18 से, तब से के क्वेश्चन, तब से जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके सिर्फ बिजनेस फाइनेंस के, उसको बिल्कुल अलग करके छांट करके हमको दिया गया है, आपके प्रैक्टिस एमसीक्यू में दिए जाएंगे 122 नंबर पेज से 151 नंबर पेज पर। तो पहले हमें क्या करना है, पूरे पहले चैप्टर्स को कंप्लीट करनी है, फिर हम प्रैक्टिस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और आपको जो समस्या होंगी वो बीच बीच में पूछ के रहेगा, या तो चैप्टर्स में या क्वेश्चंस में। करेक्ट, शुरुआत करें चैप्टर्स की, या तो कुछ पूछने जी जी बिल्कुल। हाँ, चैप्टर नंबर 1 हमारा होगा स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। नहीं, स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस के स्कोप क्या है, फाइनेंस के सोर्स क्या है। तो कहा कि स्कोप पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, सोर्स। सोर्स का मतलब जानते हैं, स्रोत, नहीं कि कहां सोर्स। कहां से फाइनेंस हमारे पास आएंगे। तो लिखा गया कि फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी। फाइनेंस को अगर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फाइनेंस की परिभाषा दे, तो फाइनेंस के लिए हम इतना कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि यह क्या है, आर्ट और साइंस है। क्या है, आर्ट और साइंस है। आर्ट मतलब कला, साइंस मतलब विज्ञान, कला और विज्ञान है। फाइनेंस क्या है, कला और विज्ञान है। किस चीज के लिए, मैनेजिंग द मनी, मनी को मैनेज करना। फाइनेंस का सिखाता है हमको, मैनेज को, मनी को मैनेज करना। मनी को मैनेज करना मतलब जहां उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, जहां उसके प्रॉपर यूज हो गया, वहां लगानी है। ठीक है, और ऐसे जगह इन्वेस्ट करनी है जहां से उसका हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है, कैसे जगह लगानी है, जहां से हमें मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ सके। ठीक है, उसको बोलते हैं मैनेजिंग। क्या करना, तो फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस। फाइनेंस को कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके कला और विज्ञान के रूप में, तो बोला कि फाइनेंस को कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके रूप में, मैनेजिंग द मनी, मनी को मैनेज करना। क्या करना, मनी को मैनेज करना। ठीक है, द मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस आर, फाइनेंस के कुछ मेजर एरियाज हैं। क्या कह रहे हैं, फाइनेंस से क्या है, कुछ मेजर एरियाज हैं। अगर मेजर एरियाज की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा, फाइनेंशियल सर्विस, वित्तीय सेवा, मैनेजरियल फाइनेंस, नहीं प्रबंधकीय वित्त, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड चौथे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, चौथे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंस के 4 मेजर एरिया है। फाइनेंशियल सर्विस, जो वित्तीय सेवा प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, नहीं क्या करती है, वित्तीय सेवा आपको देती है। मैनेजरियल फाइनेंस, प्रबंधकीय वित्त, वित्त का प्रबंध में क्या करना, प्रयोग करना, प्रबंधकीय वित्त। कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस को कहां पर, कॉर्पोरेट में, निगम में लगाना। ठीक है, कंपनीज के अंदर यूजेस। और चौथे और मेन एरिया जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग थर्ड पार्ट में इन चीजों को पढ़ करके आए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिकॉज
यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका ही एक पार्ट हमको पढ़ना है, बिजनेस फाइनेंस। क्या करना है, इसके एक पार्ट है बिजनेस फाइनेंस को पढ़ना है। इसके बाद अगला डेफिनेशन देता है फाइनेंस के बारे में, क्या लिखता है कि फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। नहीं, खाने को वही अच्छा लगेगा ना जब हमें भूख लगी होगी और हम खाना खा लेंगे, क्या है ना। फाइनेंस खाना कौन सा अच्छा, जब हमें भूख लगी हो जो मिल जाए वही अच्छा है। मेरे अमृत, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हमको और रोटी दाल मिल जाए तो वो क्या है, बहुत बढ़िया है। नहीं, तो इसी तरह से फाइनेंस का कहा कि फाइनेंस क्या है, प्रोविजन ऑफ मनी है एट द टाइम, उस टाइम पर व्हेन इट रिक्वायर्ड, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, उस टाइम अगर हमें मनी का प्रबंध हो जाए, प्रोविजन हो जाए, हम प्रबंध कर ले उस समय पर, तो उसे क्या कहेंगे, फाइनेंस कहेंगे। क्योंकि अगर टाइम पर वो चीज नहीं हुई तो फिर उससे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो बताइएगा कहीं पर। इसके बाद चर्चा की गई है 3 एज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर 3 ए पाए जाते हैं, 3 ए पाए जाते हैं, 3 ए ऑफ फाइनेंस। ठीक है, 3 ए पाया जाता है और तीनों के मीनिंग यहाँ पर दिए गए। पहले ए का मतलब है एक्विजिशन ऑफ फंड। फंड को पहले क्या करो, एक्विजिशन कर लो, प्राप्त कर लो। उसको एलोकेशन ऑफ फंड, फंड को क्या करो, एलोकेट करो, ये देखो कि कहाँ लगाना है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, फंड को क्या करो, एप्रोप्रिएट जगह पर क्या करे, फिर लगाए। नहीं, फाइनेंस में क्या पाए जाते हैं, 3 ए पाए, 3 ए पाए जाते हैं। माइक म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, वो माइक म्यूट कर लीजिए, कोई अगर दिक्कत होती है तो पूछ, या मैं पूछता हूँ तो जवाब दे दीजिए, ठीक, नहीं तो साउंड इको होते रहते हैं, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में समस्या हो जाती है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। ठीक है, मोहन जी क्लास में जुड़े हैं? ठीक, हाँ, अनुराधा जी म्यूट करके रखिएगा, म्यूट करने से क्या होगा ना, इसके जो रिकॉर्डिंग होंगी तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। थोड़ा सा अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, हाँ, अगर मैं या जब मैं पूछूं तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो क्या होती है रिकॉर्डिंग में फिर वो साउंड इको होने लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। ठीक, इस तरह से रिकॉर्ड होकर मिल जाते, पेपर 1 की भी है, मैं बता दूंगा कहाँ से प्राप्त करेंगे रिकॉर्डिंग, मैं बता दूंगा। तो एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, 3 ए पाए जाते हैं फाइनेंस के अंदर। पहले ए का मतलब एक्विजिशन, प्राप्त कर लो, एलोकेट कहाँ लगाना है उसको देख लो, अवसर क्या क्या है हमारे पास, एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन, सही जगह पर उस फाइनेंस को लगा दो। नहीं, फाइनेंस का ये 3 काम है, प्राप्त भी करना है, देखना भी है कहाँ लगाना है, और उस सही जगह पर लगा देना है जिससे वो कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आए। क्योंकि बिना आउटपुट के आपने लगा दिया तो पैसा बर्बाद हो गया ना। तो फाइनेंस हमको सिखाता है क्या, पैसे को मैनेज करना, क्या करना, पैसे को मैनेज करना, उस टाइम प्रोविजन कर लेना जिस टाइम हमको जरूरत है। तो हमें क्या करनी चाहिए, कोई भी चीज अगर हमें मिली है तो पहले उसको प्राप्त करो, प्राप्त करने के बाद उसे सही जगह लगाऊं और उससे कहीं ना कहीं सही आउटपुट निकाल करके लाऊं। ठीक, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं हमारे नेट एग्जाम से। पहले प्राप्त किया, भाई जानकारी आपने इकट्ठा की, भाई कहाँ होती तैयारी, पता चला अच्छा 13 सेकंड में करवाती है ऑनलाइन, ठीक है चलो मैं कर दूंगा। एलोकेट, एलोकेशंस, आपको क्या करनी, अब अपने प्राप्त कर ली जानकारी, एलोकेट वहां गए, वहां से क्या करिए, नॉलेज गेन किया। और अप्रोप्रिएशंस क्या हो जाएंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जो हमने प्राप्त किया है उससे बेहतर आउटपुट निकाल के लाओ। क्या करो, बेहतर आउटपुट निकाल के लाओ, रिजल्ट्स बनाओ, तभी जाकर के हमारा क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। तो फाइनेंस में ये 3 ए पाए जाते हैं, एक्विजिशन, एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे इसमें क्या सी, एक्विजिशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड को क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंसिंग डिसीजन। लिखा है फाइनेंसिंग डिसीजन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंसिंग डिसीजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक महत्वपूर्ण काम है, किसके लिए, नहीं किसके लिए, फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक काम। Broadly, he or she must decide when, from where and how to acquire funds. Acquisition of funds के अंदर क्या क्या सोचता है, when कब, from where कहाँ से, and how to acquire कैसे।
कब, कहां से और कैसे हम फंड्स को क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड, ताकि हम फर्म्स के जो इन्वेस्टमेंट नीड है, जहां वो फर्म मतलब बिजनेस नहीं, फर्म मतलब बिजनेस, जहां वो बिजनेस क्या करना चाहती है, वो बिजनेस करना चाहती है, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके नीड्स को हम पूरा कर सके। एक्विजिशन ऑफ फंड क्या होती है, फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाती है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो एक काम करता है, क्या काम करता है, तो वो डिसाइड करता है कि व्हेन, कब, फ्रॉम वेयर, कहां से, एंड हाउ, कैसे हम फंड्स को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, ताकि जो संस्था की इन्वेस्टमेंट नीड है, जहां वो संस्था, जहां वो ऑर्गेनाइजेशन, जहां वो बिजनेस, जहां वो फर्म उस इन्वेस्टमेंट को, उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके नीड को हम पूरा कर पाए। क्योंकि फाइनेंस प्राप्त ही कर रहे हैं किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, ठीक, इसका कोई मतलब उस पैसे का क्या कर रहे हैं आप, मतलब वो पैसा क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता ही जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या करनी है, उस पैसे को क्या करनी, इन्वेस्ट कर देंगे, क्या करनी, इन्वेस्ट कर देंगे। अगर हमने सही जगह इन्वेस्ट किया तो जो पैसा है वो तो है ही, और उससे वो कुछ क्या करेगा, आउटपुट भी निकाल देगा। यही तो फाइनेंस सिखाता है। तो अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर मान लीजिए सब कुछ जरूरतों को पूरा करने वाले हमारे पास पैसे हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि वो पैसे से हम पैसे को बना सके। यही पैसे को पैसे बनाना, मैनेज करना, मनी को क्या करना, मैनेज करना, और यही फाइनेंस हमें सिखाता है। फाइनेंस का मेन बेसिक एम जान लीजिएगा, क्या करना, मनी को मैनेज करना। क्या करना, मनी को मैनेज करना। ठीक है, उसी का ये आर्ट एंड साइंस है। ठीक, और उस टाइम में क्या करना, प्रबंध कर लेना जहां हमें जरूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो हमने क्या किया, मनी का प्रबंध कर लिया। ये भी क्या है, फाइनेंस। तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वहां पर क्या, एक्विजिशन ऑफ फंड्स को फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। इसके अंदर क्या आती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज। इन चारों चीजों को हमको क्या पढ़ना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके अंदर आती है, क्या कॉस्ट लगेंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारा, और लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है कितना हमें क्या करनी है, डिबेंचर, कितने हमें लोन से पैसे इकट्ठे करने हैं, डिबेंचर वित्त, लिवरेज इसको कहते हैं, लिवरेज। ठीक, ये तीनों चीजें हम, ये चारों चीजें हमको पढ़नी है कहां पर, एक्विजिशन ऑफ फंड, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। दूसरा जो ए हमने पढ़ा था, दूसरा ए का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन ऑफ फंड को कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मोदी फाइनेंसिंग डिसीजन, ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो देखिए, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आल्सो नोन एज कैपिटल बस्टिंग, इसको कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि which is concerned with, जो भी कंसर्न करता है, संबंधित होता है with the selection of an investment proposal। ठीक है, जो कि संबंधित होता है किससे, सिलेक्शन से, which is concerned with the selection of an investment proposal, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से कंसर्न रहता है, जुड़ा हुआ होता है, एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द सेलेक्टेड प्रपोजल, और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, उस फंड को क्या करना, इन्वेस्टमेंट कर देना इन द सेलेक्टेड प्रपोजल, जिस प्रपोजल को हमने सेलेक्ट किया उसमें क्या कर देना, इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, याद होगा जो पढ़े क्या है, एक्विजिशन मतलब कि कहां से, व्हेन, फ्रॉम वेयर, एंड हाउ, हम क्या करेंगे, फंड को क्या करें, एक्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एलोकेशन ऑफ फंड। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर इसको कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं, जो कि कंसर्न रहता है द सिलेक्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करना, एंड द इन्वेस्टमेंट फॉर फंड्स इन द सिलेक्टेड प्रपोजल, और जो प्रपोजल हमने सिलेक्ट कर लिया उसमें फंड्स को लगा देना। दैट्स कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फंड्स। जहां कहीं भी इंग्लिश या हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद है टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर। जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कर रहे हो तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, दो महत्वपूर्ण क्या होती है, एस्पेक्ट्स होती हैं। पहली एस्पेक्ट्स, द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। नहीं, जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी, जो न्यू इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उसके प्रोस्पेक्टिव, संभावित प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता को क्या करना, इवैल्यूएट कर लेना। ठीक है, द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। जो न्यू इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, जहां न्यू जगह पैसे लगाने जा रहे हैं, उस जगह पर क्या करना, जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या है, जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है मतलब जो संभावित लाभ होने वाले हैं उसको इवैल्यूएशन कर लेना, ढंग से मूल्यांकन कर लेना कि भाई मैं जो पैसा लगा रहा हूं उससे क्या होंगे, हमें प्रॉफिट मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इन सारी चीजों को ध्यान जरूर कर लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर।
नहीं, बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाना, ये पूरा फाइनेंस पूरा कर रहा है तुमसे, बिना सोचे समझे नहीं, हमें इवैल्यूएशन कर लेनी है। सेकेंड क्या कह रहा है, तो सेकेंड कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ अ कट ऑफ रेट अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट कुड बी कंपेयर्ड। The measurement of cut-off rate against the prospective return of a new investment could be compared. हमें क्या करना है, कट ऑफ रेट को क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कट ऑफ रेट मेजर करना है, कट ऑफ रेट अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट, प्रोस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ ए न्यू इन्वेस्टमेंट कुड बी कंपेयर। हमें जो न्यू इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, हम जो न्यू इन्वेस्टमेंट जहां पर पैसा लगा रहे हैं वहां से जो हमारा प्रोस्पेक्टिव रिटर्न आने वाला है और जो हमारा कट ऑफ रेट है, कट ऑफ रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कहीं से पैसा लिया है, मान लीजिए लोन लेके पैसा लिया है और उसने कहा है कि वो हमसे 100 रुपए ले रहे हो, लेकिन हम क्या करेंगे, 10% ब्याज लेंगे तुमसे। क्या करेंगे, 10% ब्याज लेंगे। नहीं, इस 100 रुपया पर क्या लेंगे, 10% ब्याज लेंगे। तो आप तो वैसे जगह पैसा लगाएंगे ना जहां पर कम से कम 12% या 10% या 11% तक कमाई हो। आप कहां पर लगाएंगे, वहीं पर लगाएंगे ना जहां पर जो हमारा कट ऑफ रेट है। कट ऑफ रेट कितना है, 10%। कट ऑफ रेट का मतलब इतना काट के उसको दे देना है। 100 रुपया हमने लिया है किसी से और हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वो बोल चुका है कि भैया 100 रुपया तुमको दे रहे हैं, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका 10% तुमको हमको देना होगा। तो 10% अगर उसको देना है तो हम तो चाहेंगे ना कम से कम 12% कमाए या 11% कमाए या उससे ज्यादा कमाए, ताकि 10% उसको भी दे सके और कुछ परसेंट हम अपने पास भी रह सके। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपने उसके लिए क्या लगाया, आपने अपने ब्रेन इंटेलेक्ट को क्या किया, यूज किया है, तो आपको भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, नहीं तो आप क्यों करेंगे। और उसको भी रिटर्न मिलने चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न नहीं अगर देंगे आपको तो क्या करेगा, इन्वेस्टर बोलेगा लाओ पैसा हमको दे दे, तो हमको तो उसका पैसा रखना है अपने पास। तो क्या होता है कि हम मेजर कर लेते कट ऑफ रेट को अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट कुड बी कंपेयर। उन दोनों को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा। और देखेंगे अगर किसी में 10% हो रहा है, किसी प्रपोजल में किसी में 12% का हो रहा है, किसी में 13% का होगा, हम कहां जाएंगे, 13% के पीछे जाएंगे। क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर एक ही बात समझता है, एक ही भाषा समझता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक। और जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स करके भाई वहां पर फाइनेंशियल मैनेजर बने हुए हैं, उसका एक ही उसको फंडा सेट रहता है कि हमको भाई चीप से चीप रेट पर, मतलब सस्ते से सस्ते दाम में क्या करना है, कैपिटल लाने हैं और उसको ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी है जहां ज्यादा से ज्यादा, जहां क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें उसका रिटर्न मिले, ताकि मैं भी कमाऊं और जिससे कि हमने पैसे लिए हैं उसको भी क्या करूं, ढंग से पैसा चुका पाऊं, ताकि अगली बार विश्वास बना रहेगा तो हमको फिर से क्या कर सकता है, पैसा दे सकता है। कन्फर्म। इसके बाद कहा इसमें फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जो फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट्स है ना, नहीं, फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट, वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत क्या है, कठिन है, टू मेजर एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उसको मेजर करना, क्या करना, उसको मेजर करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, ठीक है, प्रेडिक्ट करना उसको बड़ा ही डिफिकल्ट है, एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। उसको आप सर्टेनिटी मतलब निश्चितता के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप निश्चितता के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने ये बिजनेस प्लान किया है, यहां पर मैं पैसे लगा रहा हूं, इतना रिटर्न तुमको मिलेगा। हो सकते हैं कि हाई रिटर्न भी मिले, हो सकते हैं कि लो रिटर्न भी मिले, क्योंकि हमेशा ध्यान रखनी है, बिजनेसमैन ध्यान लेके चलता है, फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेन के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मौसम आ जाएंगे, कुछ ऐसे मतलब सरकार की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। तो वो सोच समझ करके बहुत ही समझदारी के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, नहीं? तो फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट टू मेजर, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, उसको सर्टेनिटी के साथ क्या नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, फिर अनुमान लगाते हैं, एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं, ठीक है। बोला रिस्क इन इन्वेस्टमेंट अराइजेस बिकॉज द अनसर्टेन रिटर्न। और हम बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है, हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है। जो रिस्क अराइज हुई है, रिस्क जो उत्पन्न हुई है, वो कैसे उत्पन्न हुई है, तो वो उत्पन्न हुई अनसर्टेन रिटर्न के हिसाब से। किससे, अनसर्टेन रिटर्न के कारण। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट अराइजेस, रिस्क इन जो इन्वेस्टमेंट रिस्क अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन रिटर्न। किसके कारण से, अनसर्टेन रिटर्न, क्योंकि रिटर्न जो है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, बिल्कुल अनिश्चित है, ठीक है।
Investment proposal should therefore be evaluated in terms of both expected return and risk. इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को उसमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सेलेक्ट करने से पहले हमको क्या करनी, इवेल्युएट करनी है। क्या चीजें इवेल्युएट करनी है, रिटर्न, रिस्क, कि इस प्रपोजल्स के अंदर कितना रिटर्न है, कितना रिस्क नहीं। और हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जिस प्रपोजल के अंदर ज्यादा रिस्क होंगे वहां पर रिटर्न भी ज्यादा होंगे, जहां पर रिटर्न थोड़े से रिटर्न कम है, सॉरी रिस्क कम है, वहां पर रिटर्न भी कम। क्योंकि भाई बिजनेसमैन ये बिजनेस कहती है कि जो जितना क्या करेगा रिस्क उठाएगा उतने ही ज्यादा क्या कर रिटर्न पाएगा। क्योंकि रिस्क अगर वो उठा रहा है तो उस रिटर्न का एंजॉय भी तो वही करेगा ना, हम तो नहीं करेंगे। अगर हम छोटे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब छोटे टाइप के रिस्क ले रहे हैं, तो हमारी कमाई भी छोटी होंगी, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है, हमारे पास रिस्क कम है, तो हमारे रिटर्न भी छोटे आएंगे। लेकिन कोई बहुत बड़ी कंपनी खोल रहा है तो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कर रहा है, रिस्क भी बड़ी है, रिटर्न भी क्या होंगे, ऑफ कोर्स बड़ी होंगे। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में क्या करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, कि संभावित एक्सपेक्टेड हमारे रिटर्न कितने हैं, एक्सपेक्टेड रिस्क कितने हैं। उसके बाद रिस्क के बारे में कहा गया, रिस्क क्या होता है, तो रिस्क के बारे में कहा गया, रिस्क इज अ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या है वो, वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। किसी इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का वेरिएबिलिटी है मतलब डेविएशंस है, स्टैटिक्स में इसको कहते हैं डेविएशन, वेरिएबिलिटी, ठीक है। जो वेरिएशंस हैं, पता नहीं है, अनिश्चितता है, उसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। उसी अनिश्चितता को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। इसके बाद है रिटर्न, रिसीव्ड कैश फ्लो rather than accounting profit। और रिटर्न मतलब होता है रिसीव्ड कैश फ्लो rather than accounting profit। प्रॉफिट दो प्रकार की होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, जानते प्रॉफिट। और यहां पर क्या क्या है, रिसीव्ड कैश rather than accounting profit। अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्या करनी है, रिसीव नहीं करनी है, ठीक है। रिसीव्ड कैश rather than accounting profit, कैश फ्लो को रिसीव करनी है, जो हमारा कैश फ्लो आ रहा है उसको, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक। ए भी बोले तो अकाउंटिंग प्रॉफिट, ई भी बोले तो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक। बोला कि जितना हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, जितना हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जितने हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जितने भी आपको कॉस्ट लग रहे हैं, नहीं कि हमने मान लीजिए ये हमने स्टेशनरी खरीदा, रेंट दिया, ये दिया, वो जितना सैलरी दिया, बिजली बिल दिए, पानी बिल दिया, ठीक है, लाइट बिल दिए, सब कुछ क्या करके, तो जितना रेवेन्यू हमने कमाया उसमें से जितने भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी लागत लगाई गई उसको घटा देंगे। तो मान लीजिए हमारा रेवेन्यू 100 रुपया है, 100 रुपया हमने अर्न किया है, और इस 100 रुपया को अर्न करने के लिए हमने जो खर्च किए वो खर्च किए कितने, 30 रुपए। तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 70। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 70। बात समझिएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जितना नेट रेवेन्यू हमने अर्न किया, और उसमें से जितने भी उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी हमने कॉस्ट लगाए हैं, और वो भी कौन से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो सारा उसको घटा देंगे उसमें से, रेवेन्यू में से, तो क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट बन जाएगा। इसके बाद आती है इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या आती है इसके बाद, इकोनॉमिक प्रॉफिट आती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें क्या भिन्न होता है, तो यहाँ पर रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को घटाया जाता है, और साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट को, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को घटाया जाता है, ठीक है। सर ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्या, नहीं, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने रेवेन्यू कमाया 100 रुपया, ठीक है, उसके लिए 30 रुपए खर्चे किए हैं, तो आपने कहा कि हमने 70 रुपया अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाया। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स कहते हैं कि मैं नहीं मानता इस प्रॉफिट को, तो ये अकाउंटेंट कहता है क्यों नहीं मानोगे तुम इस प्रॉफिट को, भैया ये तो प्रॉफिट है ही, कि हमने क्या किया, रेवेन्यू 100 रुपया अर्न किए, उसके बदले में 30 रुपया खर्च किया था उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, 70 रुपये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है ही। बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम इसको नहीं मानते।
हम मानेंगे कब, जब रेवेन्यू में से तुम क्या करो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाओ, साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट घटाओ। क्या घटाओ, इम्प्लिसिट कॉस्ट घटाओ। अभी अकाउंटेंट पूछता है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो बोला कि वही ना भाई, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस 100 रुपये कमाया है, उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, अपना भी तो श्रम लगाया है ना, क्या अपने भी तो श्रम लगवाया है ना। मान लीजिए कि आपने क्या किया, बिजनेस खोला और बिजनेस के लिए अपना क्या कर दिया, घर दे दिया कि हम घर में ही बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, हम घर में बिजनेस करेंगे, क्योंकि रेंट नहीं देना पड़ेगा। क्या कितना नहीं देना पड़ेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 100 कमाया, बाकी सबके लिए 30 रुपया खर्च किया था, रेंट था आपका 20 रुपया, वो 20 रुपया रेंट आपने दिया नहीं है अभी तक, नहीं, और आप बोलते कि हम 70 रुपये कमाए, हम 70 रुपये कमाए, हम 70 रुपये कमाए, हम 70 रुपये कमाए। इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं 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 नहीं, कभी इस प्रॉफिट को दिमाग में सोच के मत चलिएगा, नहीं तो क्या कर जाएंगे, आप गड्ढे में गिरेंगे। आपको करनी क्या है कि भैया आपने अपना घर दिया है ना, किसको, बिजनेस को दिया है, तो उसके बदले भी तो रेंट निकालेंगे ना, कि नहीं निकालेंगे, तब ना जाकर के आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। आप क्या करोगे कि जो रेवेन्यू आपने कमाया उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ जो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो अंतर्निहित लागत है, अंतर्निहित लागत क्या है, आपका श्रम लगा है, आपने अपना घर दे दिया है, अपनी गाड़ी दी है, उसकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट निकालेंगे ना। तो मान लीजिए आपने घर दिया है, तो उसका घर का रेंट कितना है, मान लीजिए 20 रुपया। अब घर तक का रेंट देने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या है, वो हमारा है इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 70, इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 50। दोनों में अंतर है, क्यों अंतर है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नेट रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेट रेवेन्यू में से जो भी हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जो भी हमारी लागत आई है, इस क्या करने के लिए, इस रेवेन्यू कमाने के लिए, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएंगे, उसको हम घटा देंगे। ठीक, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या करेगा, तो बोला कि इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी घटाएंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जैसे आपने अपना मकान दिया हुआ है, तो मकान का रेंट 20 रुपए, आपने अपनी मेहनत लगाई है ना, तो उसकी भी तो सैलरी लेंगे उस बिजनेस से, क्योंकि आप और बिजनेस बिंगो क्या है, सेपरेट एंटिटी है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। आपके खर्चे अलग हैं, उसके खर्चे खुद के अलग हैं, उसकी कमाई अलग है, आपकी कमाई अलग है। आप कितना बोलेंगे कमाई, हमने 10 रुपया कमाई, और उसने कितना कमाया है, टोटल मिलाकर के 50 कमाया, उसने कितना कमाया, 50 कमाया। तो बोला एक इकोनॉमिक प्रॉफिट कहता है कि हम तो क्या करनी है, नेट रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी घटानी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी घटानी है। किसको घटानी है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी घटानी है और इम्प्लिसिट कॉस्ट को घटानी है। और उसको घटाने के बाद जो अंक आते हैं, वो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या कहेंगे उसको, इकोनॉमिक प्रॉफिट कहा जाएगा। बात क्लियर, समझे दोनों में अंतर क्या है। जी सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रॉफिट का तो इम्पोर्टेंट है। अनुराधा जी, समझ में आया क्या होते हैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक प्रॉफिट, दोनों में अंतर क्या होती है। आई होप समझ में आया होगा आज इस तरीके से। आपको अपने घर का रेंट भी काटना है, तब जाकर कहनी कि हम प्रॉफिट में है, लॉस में है। यहाँ पर जो फाइनेंस के अंदर जो रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव्ड कैश फ्लो, जो कैश फ्लो रिसीव्ड है उसको देख लीजिए, सीधा ले लीजिए, मतलब जितना वहां से रेवेन्यू अर्न हुआ है उसको क्या करना है, रिसीव्ड कैश फ्लो रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट को रिटर्न नहीं कहते हैं, रिटर्न कहते हैं कैश फ्लो को, जितना रिटर्न हमको आया। हमने मान लीजिए पैसा लगाया, वहां से हमको 100 रुपया आ गया, तो वो क्या है, हमारा रिटर्न है। 100 रुपया क्या हमारा रिटर्न है। अब इस रिटर्न में से क्या कर देना है, जितने हमने क्या किए, अलग अलग किसी पर इंटरेस्ट में पैसा लिया तो उसको इंटरेस्ट चुकाना है, जहां मतलब ऑफिस है वहां पर रेंट दे रहे हैं, इन सब चीजों को घटा देने के बाद तो हम बोलेंगे ये क्या बचा है मेरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट बचा है। क्या बचा है हमारा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक, इसके बाद लिखा है बोथ रिस्क एंड रिटर्न डिसाइड वैल्यू ऑफ फर्म। यही रिस्क और रिटर्न दोनों क्या करता है, डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, किसी वैल्यू, फर्म की वैल्यू, किसी बिजनेस की वैल्यू को क्या करता है, कौन डिसाइड करता है, रिस्क एंड रिटर्न। कि उस संस्था में रिस्क कैसी है, रिटर्न कैसी है। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों को देखना, ये क्या कहलाएंगे, वैल्यू ऑफ फर्म को डिसाइड करेंगे। बोला इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, नहीं नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स। या तो आपने पैसा कहीं से लिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कहा किया होगा, या तो आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा सारा फिक्स एसेट्स के अंदर, या आप रखे होंगे किसमें, करंट एसेट्स के रूप में।
जिसमें करंट एसेट्स में लिखे होंगे जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये दोनों हमको पढ़नी है कहां पर, ये दोनों पढ़नी है हमको इसी टॉपिक के अंदर 2 नंबर में, एलोकेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चलिए तीसरा, हमने 2 चीजें पढ़ ली ना, एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, नहीं फ्रॉम, व्हेन, वेयर, हाउ, और क्या हो गए जो हमारे एलोकेशन ऑफ फंड्स है, क्या है ये, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि कहां किन जगहों पर हमें क्या करनी, इन्वेस्टमेंट करनी। तीसरी आती है हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, क्या आती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड को डिविडेंड डिसीजन कहा जाता है, ठीक, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पहले पैसा इकट्ठा किया, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां से क्या मिलेंगे, रिटर्न जो मिलेंगे उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड। क्योंकि जिस बिजनेस में आपने पैसा लगाया, फॉर्म में पैसा लगाया है बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहां पर हम ही एक नहीं है शेयर होल्डर, और भी बहुत सारे क्या है शेयर होल्डर हैं इसके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, इसका शेयर खरीदा है, ठीक है। तो उसको जो क्या मिलता है, लाभ का एक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लाभ का एक हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए उस किसी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपए है और हमारा योगदान है 10 रुपए का, उसको 100 का कितना लाभ, 100 रुपए पर हर एक 100 रुपए 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो हमारा हिस्सा कितना होगा। एक कंपनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 100 रुपए और उसका प्रॉफिट कितना आया है 20 रुपए, उस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 10, तो हमें कितने प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है, हमें प्रॉफिट, हमें डिविडेंड कितने मिलेंगे, 2 रुपया। क्लास में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब 2 क्वेश्चन रुपया सर। बोल सकते हैं, कितने हो जाएंगे, 2 रुपया। 2 रुपया, बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएंगे 2 रुपया, ठीक है कृष्णा जी, कितने हो जाएंगे, जी जी बिल्कुल 2 रुपये होगा सर। हाँ, क्योंकि 100 रुपए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसको कितना मिला है, इसका 10% हो गया 10 रुपया, तो 20 का 10% 2 रुपया। हाँ, तो 100 रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, तो कंपनी को कितना मिला 20। ये कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट हो, कंपनी के लिए क्या होंगी ये प्रॉफिट। लेकिन हमारे लिए जो हमने क्या किया है, 100 में कितना इन्वेस्ट किया है, मात्र 10, तो हमको जो मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे। कैसे कैलकुलेट किया, अगर बेसिक से कैलकुलेट करेंगे, 100 वाले को कितना मिल रहा है 20 रुपए, तो एक वाले को कितना मिलेगा 20/100, नहीं, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 10 रुपए है, 10 वाले को कितना मिलेगा 20/100 गुणे 10, 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ से कितने हो जाएगा 2 गुणे 1/2, ठीक है। हमारा ये जो अब देखेंगे हम तो कंपनी को प्रॉफिट कितनी हुई थी 20 रुपए, 2 रुपए, हमें कितने मिल रहे हैं 2 रुपए, तो उसके 10% भाग मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जितना उसका प्रॉफिट हुआ था उसका 10% मिल रहा है। कितना मिल रहा है 10%, क्यों, इन्वेस्टमेंट ही 10% किया था, तो जितना जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उसी हिसाब से हम प्रॉफिट लेंगे ना, उसी हिसाब से हमको हिस्सा मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट हमने किया 10%, हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 20%, ऐसा नहीं कभी होगा, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स उस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तो उनको भी मिलना है। तो तीसरा जो होता है हमारा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ, अब माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, क्लास क्वेश्चन के बाद माइक म्यूट कर लीजिए, साउंड इको होते रहता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कृष्णा जी माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइक जैसे हो जाते हैं ना क्वेश्चंस, तो माइक म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर समस्या हो जाएगी, इको होने लगते हैं काफी रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, हाँ यहाँ पर है, तो बोला कि यह एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में क्या हो जाएंगे, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है, तो लाभ का एक हिस्सा, जितना हमारा क्या होगा इन्वेस्टमेंट होगा उसी हिसाब से हमको क्या मिलेगा, हिस्सा भी मिलेगा। तो बोला डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड मेजर, डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। और तीसरा जो फाइनेंशियल मेजर डिसीजंस हैं, नहीं फाइनेंस के, वो कौन है, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। कौन सा है तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। लिखा होता है फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड
whether the firm should distribute all profits or retain them or distribute a portion and return the balance, and the proportion of profit distributed as dividend is called the dividend payout ratio, and the return portion of profit is known as retention ratio. डिविडेंड डिसीजन के अंदर ये डिविडेंड डिसीजन एक थर्ड मेजर फाइनेंशियल डिसीजन है नहीं, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, उसको क्या करूं, सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या? नहीं, मान लीजिए 20 रुपए हमने 100 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया था लोगों से लेकर के, एक बिजनेस ने 100 रुपए लोगों से लिया, उसको इन्वेस्टमेंट किया, उस पर 20 रुपए उसने प्रॉफिट कमा ली है। तो 20 रुपए जो प्रॉफिट कमा ली है तो वो सोचता है सबसे पहले क्या 20 का 20 रुपए बांट दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या रिटेन कर लूं, रिटेन मतलब अपने पास ही रख लेता हूं, जब इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी या इसको इन्वेस्ट कर दूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट है ना, इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, रिटेन देन। तीसरा ये भी डिसाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटर्न द बैलेंस, कुछ पोर्शन क्या कर देता हूं, बांट देता हूं, कुछ पोर्शन क्या कर लेता हूं, मतलब रिटेन कर लेता हूं, ठीक है, कुछ पोर्शंस क्या करता हूं, बांट देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटर्न द बैलेंस, और बैलेंस क्या कर लेता हूं, रिटेन कर लेता हूं। बात समझे? या तो सभी प्रॉफिट्स को बांट देता हूं या तो पूरे प्रॉफिट को अपने पास रख लेता हूं, रिटेन कर लेता हूं, रिटेन मतलब अपने पास रखना, फिर उसको क्या करती है बिजनेस, उसको अलग जगह इन्वेस्ट कर देगी। या उसने कहा कि या तो क्या करना है, या तो कुछ पोर्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जितना हमने प्रॉफिट कमाया मान लेंगे आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन मतलब हो जाएगा 50%, 50% का मतलब 20 रुपए हमने कमाया, 10 रुपया बांट दो और बाकी 10 रुपया क्या कर लो, रिटेन करके रख लो, दोनों चीजें काम हो जाएंगी ना, ठीक है। लिखा कि द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, वह प्रॉफिट का प्रोपोर्शन पोर्शन मतलब वो पोर्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए डिविडेंड, प्रॉफिट्स का वह प्रोपोर्शन, वह अनुपात, प्रॉफिट का वह हिस्सा जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए डिविडेंड, डिविडेंड के तहत, डिविडेंड के लिए क्या डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाता है, जो बांट दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड द रिटेन्ड पोर्शन, और जितना पोर्शन हमने रिटेन किया है प्रॉफिट्स के अंदर उसको बोलेंगे रिटेंशन रेशियो। तो यहाँ पर दो रेशियो बनती है, एक डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब जितना प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड दूसरा रिटेन्ड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज रिटेंशन रेशियो, जितना आप क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जितना रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं बचा करके, कि कहीं जरूरत होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। तो मान लीजिए 20% हमने कमाई और 10 क्या डिसाइड किया कि 10 क्या करते हैं, डिविडेंड के रूप में बांट देनी है, और 10 का क्या करना है, रिटेन कर लेना है। तो 10% मतलब 20 का देखते हैं क्या, 50% हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, और 50% ही क्या कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे, 50% हो जाएंगी डिविडेंड पे आउट रेशियो, 50% हो जाएंगी रिटेंशन रेशियो। जितना पोर्शंस मैं अपने पास रख रहा हूं उतने पोर्शंस बेच रहा हूं। लेकिन मैनेजर डिसाइड ये कर ले कि नहीं 50-50 नहीं, मैं 60 बांट देता हूं, क्या करता हूं 60% मतलब नहीं 60%, 20 का 60% मतलब 12 रुपया बांट देता हूं, 8 रुपया कर लेता हूं, बचा लेता हूं। तो 20 का 12 कितना हो जाएगा, 60%, और 8 कितना हो जाएगा, 4%। तो 60% हम सॉरी 40%, 4% बोलो 40%, ठीक है। 12 हो जाएगा, 20 का 12 हो जाएगा कितना, 60%, और 20 के लिए 8 कितना हो जाएगा, 40%। तो 60% क्या करनी है, बांट देनी है, और 40% क्या करनी है, बचा कर रख लेनी है। तो 60% हमारा क्या कहलाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कहलाएगा, और रिटेंशन रेशियो क्या कहलाएगा, 40%, क्या कहलाएगा, 40%। उसके लिखा द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज वन दैट मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म शेयर्स, और बोलती है कि डिविडेंड पॉलिसी वही ऑप्टिमम है, वही अच्छी है, ठीक है, जो क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर्स, जो कि एक बिजनेस के शेयर्स को, बिजनेस के फर्म्स को, बिजनेस के जो हिस्सेदारी है उसके वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, मार्केट वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ते हैं, तो मार्केट वैल्यू बढ़ने के दो तरीके, मार्केट वैल्यू अगर हमें जरूरत है तो फिर रिटेन करो, नहीं जरूरत है तो क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, ताकि इन्वेस्टर खुश रहेगा। इन्वेस्टर खुश रहेगा तो अगली बार हमें अगर कहीं जरूरत होगी तो वही बेचारा फिर से हमको पैसा दे देगा। लेकिन अगर जरूरत है तो फिर क्या कर लीजिए, रिटेन कर लीजिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, क्योंकि अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर क्या करने में, रिटर्न करने में या कहीं से लेना पड़ेगा हमको जरूरत होगी तो।
लेकिन हमारे पास खुद का पैसा रहेगा, मान लीजिए हम उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, रिटेंशन रेशियो के रूप में, रिटेंशन में रखा हुआ रिटेन कर लिए, उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखना है सिचुएशन, नहीं देखना है सिचुएशन, और उसी पॉलिसी को फॉलो करना है जो कि क्या करे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म्स को क्या करे, मैक्सिमाइज करे। इट इंक्लूड्स डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड एंड रिजर्व। नहीं, ये क्या करता है, इंक्लूड डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करता है, डिविडेंड पॉलिसी को क्या करता है, इंक्लूड करता है। ये क्या करता है, डिविडेंड पॉलिसी को इंक्लूड करता है। इसमें क्या आती है, डिविडेंड आती है, रिजर्व आती है। क्या आती है, डिविडेंड आती है और रिजर्व आती है। लाभांश आता है और रिजर्व आता है। लाभांश हो गया जो कि हमने पर्सन बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स के बीच में, और रिजर्व क्या हो गई, जो कि हमने रिटेन कर लिया, जो कि हमने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, वो हो जाएंगे रिजर्व। क्लियर, तीनों एक का मतलब समझ गए। नहीं, फाइनेंस के अंदर कितने हैं, 3 एज है। ए, एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड क्या हो गई, तो बोला कि एक्विजिशन ऑफ फंड क्या हो गई, एक्विजिशन ऑफ फंड बोले तो फाइनेंशियल डिसीजन। नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, तो बोला फाइनेंशियल डिसीजन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि व्हेन, कब, फ्रॉम वेयर, कहां से, हाउ, कैसे हम फंड्स को क्या करें, अक्वायर करें। ठीक है, और फंड एक्वायर करने क्यों जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उस पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें फंड्स क्या करने पड़ेंगे, अक्वायर करने पड़ेंगे। और फंड्स अक्वायर करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल डिसीजन, इसको एक्विजिशन ऑफ फंड्स कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या सबसे सम्मिलित, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, सॉरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज। इसके बाद दूसरी आएंगी हमारे, दूसरी क्या आएंगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन ऑफ फंड बोला कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। नहीं, यहां पर हमने पैसा तो क्या कर लिया है, हमें पैसा निकाल लिया, एक्वायर कर लिया है, एक्विजिशन एक्विजाइट कर लिया है, प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको बारी है लगाने की। लगाने के लिए क्या होने पड़ेंगे, लगाने के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर लेंगे कि उसका प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, और उसको उसके जो प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या करना, कट ऑफ रेट के साथ कंपेयर कर लेना। कट ऑफ रेट का मतलब कि जहां से हमने पैसा लिया है, मान लीजिए, ठीक है, जहां से हमने पैसा लिया है वहां से हमको क्या चार्ज लिया जाता है, वहां से हमको क्या चार्ज लिया जाता है, इसके बारे में। ठीक, उससे ज्यादा चार्जेबल क्या करने, पैसे को लगा देने, ताकि वहां से ज्यादा चार्जेबल हमको पैसा रिटर्न होकर मिलेगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर्स है उसको देख करके फिर उसको दे सकेंगे, ढंग से नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जो फ्यूचर बेनिफिट्स होती है बिल्कुल अनसर्टेन होती हैं, और उसको क्या किससे मापा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, रिस्क एंड रिटर्न से। ठीक है, रिस्क हो गई वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमारा संभावित रिटर्न है उसमें क्या वेरिएबिलिटी, परिवर्तन आ जाएगा, कभी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कितना आएंगे पता नहीं, इसको बोलते हैं रिस्क। इसी को बोलते हैं बिजनेस के अंदर रिस्क, कि आज मान लीजिए 5 लाख कमा रहा हूं, कल 5 लाख आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, देखिए ये क्या है, रिस्क। और रिस्क और रिटर्न ही डिसाइड करती है क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। रिस्क और रिटर्न ही डिसाइड करती है वैल्यू ऑफ फर्म। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, करंट एसेट्स। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या तो उस पैसे का अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिखाया और कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, करंट नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, या कुछ पैसे को आप करंट एसेट्स के रूप में अपने पास हार्ड कैश के रूप में बैंक में क्या कर रहे हैं, जमा करके भी रख रहे हैं, किसके लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। डे टू डे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, और ये हो गए हमारे डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो डिसाइड ये करते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्टर से लिया, शेयर होल्डर से लिया, डिवेंचर होल्डर से लिया, कहीं लगाया, और फिर ने कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा क्या करना है, जिस इन्वेस्टर से हमने पैसा लिया उसको भी देना होगा। नहीं, क्योंकि हमें को क्या किया है, बुरे वक्त पे हमें को काम दिया बेचारे, नहीं हमको पैसा दिया था, फिर हमने उसको लगाया और फिर वहां से प्रॉफिट कमाई है। तो वो सोचता रहता है कि क्या करूं, पूरे का पूरे बांट दूं क्या, नहीं जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको क्या करूं, डिविडेंड के रूप में बांट दूं सबके बीच, या उसको रिटेन कर लूं, या कुछ पैसे को क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और जितना बैलेंस बचता है उसको रिटेन कर लूं। ये तीन ऑप्शंस। ठीक है, जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज ए डिविडेंड उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और जितना प्रॉफिट रिटेन कर लिया जाएगा, अपने पास रख लिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे रिटेंशन रेशियो।
इसके बाद द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज वन दैट मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म शेयर्स। और डिविडेंड पॉलिसी वही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर क्या आती है, डिविडेंड पॉलिसी वही अच्छी है जो कि मैक्सिमाइज करती है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म शेयर। फर्म्स के शेयर्स को क्या करती है, फर्म्स के शेयर्स को मार्केट वैल्यू बढ़ा करके मैक्सिमाइज करके क्या करती है, मैक्सिमाइज करवाती है। कौन? ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। यदि आप सही तरीके से डिविडेंड बांटते हैं, कितना रिटेन करना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सबका बढ़िया से ध्यान रखते हैं, तो फिर क्या होंगे, तो फिर निश्चित रूप से हम आपके फर्म की मार्केट वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। आपके फर्म की मार्केट वैल्यू क्या होंगी, मैक्सिमाइज होगी। इट इंक्लूडेड डिविडेंड पॉलिसी, इसमें कौन कौन सी, डिविडेंड एंड रिजर्व क्या आती है, डिविडेंड भी आती है एंड रिजर्व भी आती है। इसके बाद वैसे तो है तीन ही डिसीजन, लेकिन एक डिसीजन को ऐड ऑन किया गया नोट के रूप में, मैंने उसको लिख दिया लिक्विडिटी डिसीजन। क्या पढ़ रहा था, तो वहां पर एक आए थे लिक्विडिटी डिसीजन। जो फाइनेंस के अंदर क्या होते हैं, लिक्विडिटी डिसीजन भी ली जाती है। तो बोला कि लिक्विडिटी डिसीजन की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स अफेक्ट द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। आप करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैटर रखता है फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी लिक्विडिटी पर। क्या होती है, फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पर। मान लीजिए आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा बचा कर रख रहे हैं, करंट एसेट्स में अच्छे तरीके से पैसा लगा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी से क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। बोला करंट एसेट्स शुड बी मैनेज इफिशिएंटली फॉर सेफगार्डिंग द फर्म अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। क्योंकि अगर आपने करंट एसेट्स में क्या कर दिया, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया करंट एसेट्स में, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, रिस्क ऑफ लिक्विडिटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, तरलता मतलब पैसा। आप करंट एसेट्स में पैसा लगा दिए या फिक्स एसेट्स में तो पहले से लगाए हुए हैं, तो अगर क्या करना, अगर आपने ज्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा। करंट एसेट्स शुड बी मैनेज एफिशिएंटली फॉर सेफगार्डिंग द फर्म अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। और करंट एसेट्स शुड बी मैनेज, करंट एसेट्स को क्या करना चाहिए, मैनेज किए जाने चाहिए एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से उसे एफिशिएंटली तरीके से क्या किया जाए, मैनेज करना चाहिए। फॉर सेफगार्डिंग, किसके लिए, सेफगार्डिंग द फर्म अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। अगेंस्ट किसके लिए, सेफगार्डिंग द फर्म्स अगेंस्ट रिस्क, फर्म्स को सेफगार्ड करने के लिए अगेंस्ट द रिस्क, रिस्क के विरुद्ध ऑफ लिक्विडिटी। किसके रिस्क, लिक्विडिटी की, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कर देंगे लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। तो देखिए जितना ही जरूरत है उतना ही करंट एसेट्स में भी डालूं, उतना ही फिक्स एसेट में डालूं, क्योंकि अपने पास में क्या करना है, बिजनेस हम कर रहे हैं तो अपने पास क्या करनी है, लिक्विडिटी बना के रखनी है। क्या करनी है, लिक्विडिटी बना के रखनी है, क्योंकि लिक्विडिटी कंप्लीट कम हो जाएगी, फिर वो फर्म्स रिस्क में आ जाएगा। क्या हो जाएंगे, रिस्क में आ जाएंगे फर्म। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म है, मतलब कभी अगर जरूरत पड़ी हार्ड कैश की, आपके पास तो कैश है नहीं। अब बोलेंगे सर करंट एसेट्स तो है, उसको तो कन्वर्ट करवा लेंगे ना। देखिए अगर 100 रुपए का आपके पास 100 रुपया है और आप 100 रुपए का कुछ आपने खरीद लिया, फिर उसको बेच करके फिर पैसा निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से 100 नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ कम निकलेगा। तो आप बोलेंगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पैसा बचा हो तो उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, अभी आप कह रहे हैं कि भाई क्या करनी है, सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं कर देने हैं। बिल्कुल सही, दोनों बात सही है। पैसे आपके पास बचे हुए हैं, मैं लेकिन इसमें एक पॉइंट जुड़ा हुआ था, क्या जुड़ा था, आपकी जरूरतों को पूरा करने के बाद पैसे जो बचे हुए उसको इन्वेस्ट करना है। तो हमारी जरूरत डे टू डे ऑपरेशंस, लिक्विडिटी जितनी होनी चाहिए उस लिक्विडिटी को बना करके फिर क्या करना चाहिए, फर्म्स को प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या करनी, तो उसको मतलब फिर उसमें पैसे देखने चाहिए कि कितने बचे हुए उसको उतना ही लगे, करंट एसेट्स में भी और फिक्स एसेट्स में भी। और कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी व्हाइल मैनेजिंग करंट एसेट्स। होता है कि जब मैं करंट एसेट्स को मैनेज करता हूं, जब क्या होती है, करंट एसेट्स को मैनेज की जाती है, ठीक है, जब करंट एसेट्स को क्या की जाती है, मैनेज की जाती है, तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा आ जाता है, किसके बीच में, प्रॉफिटेबिलिटी लाभदायकता के बीच में और लिक्विडिटी के बीच में, व्हाइल मैनेजिंग करंट एसेट। जब वो करंट एसेट को क्या करता रहता है, मैनेज करता रहता है। If the firms does not invest sufficient funds in current assets, it may be illiquid and therefore risky. अगर उन्होंने सफिशिएंट फंड इन्वेस्ट नहीं किया, हम बोलेंगे कि चलो इतना ही कर देते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन देख लेना है, अगर आपने क्या किया, सफिशिएंट फंड इन्वेस्ट नहीं किया करंट एसेट्स में, तो भी क्या हो जाएंगी, फिर दिक्कत हो जाएंगी। क्या जाएंगे, तब भी दिक्कत हो जाएंगी। क्या दिक्कत हो जाएंगी, तो फर्म्स क्या बन जाएगा, इट मे बी इलिक्विड एंड देयरफॉर रिस्क। वहां पर करंट एसेट में पैसा नहीं लगा हुआ है तो वो क्या बन जाएंगे, इलिक्विड बन जाएंगे और वो रिस्की बन जाएगा। But if the firm invests heavily in the current assets, then it would lose interest at ideal current assets would not be earned anything. बोला कि यदि एक फर्म इन्वेस्ट करती है heavily, लेकिन
अब अगर आपने, मैंने अभी कहा है क्या करने, सफिशिएंट फंड्स क्या करने, इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन सफिशिएंट फंड्स के बाद बदले आपने क्या किया, पूरा हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया, हैवी से हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया करंट एसेट्स में, तो इट वुड बी इंटरेस्ट एट आइडल करंट एसेट वुड नॉट बी अर्न एनीथिंग। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में हुए हैं, मिसयूज किए गए हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा जो करंट एसेट में हमने क्या किए, इन्वेस्ट कर दिए, उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बातें दोनों यही कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट में, अंदर कॉन्फ्लिक्ट में कह रहा है कि हमें सफिशिएंट फंड लगाना है, हमें क्या करना है, करंट एसेट में सफिशिएंट फंड लगाना है, लेकिन क्या करना है, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि सफिशिएंट फंड लगा देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, कैश में भी बचा रहेगा, करंट में भी रहेगा, सब कुछ ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, क्या कि सारा का सब बहुत ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर दिया तो उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि वो मिसयूज वाला है। अगर आपने पैसा बहुत ज्यादा लगा भी दिया, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, मिसयूज में चले जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं होगा। Thus a proper trade off must be achieved between profitability and liquidity, ठीक है, तो एक thus a proper trade off एक against trade off must be achieved between profitability and liquidity. The profitability liquid trade off acquired that financial managers should develop sound techniques of managing current assets and make sure the funds would be available when needed, ठीक है। Then profit liability liquidity trade off का require क्या होंगे, financial managers should be develop sound techniques of managing current assets and make sure that funds would be available when needed, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ये देख करके इन्वेस्टमेंट करो कि जब आपको जरूरत होगी तो उस टाइम पैसा आपके पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपको जरूरत होगी, आपने किसी दूसरे को पैसा दिया हुआ, ठीक है, हमें पैसा की जो क्या होगी, जरूरत होगी, हम क्या किए हुए, दूसरे हमने अगर हमको पैसे की जरूरत, हम दूसरे से पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसमें, करंट एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है बहुत ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम, कम किया तभी प्रॉब्लम। तो अगर मैंने सही तरीके से, बैलेंस तरीके से क्या किया है, इन्वेस्ट भी उसमें फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया, और अपने पास लिक्विडिटी बचा के रखा है, ताकि जब हमें इस पैसे की जरूरत होगी उसको हम क्या कर देंगे, उस पैसे को इससे पूर्ति कर देंगे, क्या कर देंगे, उस पैसे से इसको पूर्ति अच्छे तरीके से कर देंगे, ठीक है। ये हो गए हमारी लिक्विडिटी डिसीजन, क्या हो गई, ये हमारे हो गई लिक्विडिटी डिसीजन। तो आज हमने फाइनेंस के अंदर 3 डिसीजन पढ़ा, एक्विजिशन ऑफ फंड, फाइनेंसिंग डिसीजन, एलोकेशन ऑफ फंड्स, उसकी एलोकेशन ऑफ फंड्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स वो कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड तीसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड क्या होते हैं, डिविडेंड डिसीजन। बोलिए क्या, बोले से याद हो जाती है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। एक्विजिशन ऑफ फंड्स हो गए कौन से, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैसे फाइनेंस क्या करेंगे, निकाल कर लाना है। उसके बाद आते हैं कौन से, एलोकेशन ऑफ फंड्स, हमें सही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ढूंढना है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और जब सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उसमें क्या किए, पैसे डाले हैं, तो वहां से क्या निकल के आएंगे, प्रॉफिट निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, प्रॉफिट। उसको क्या करेंगे, एज ए डिविडेंड हम बांटेंगे, क्या करेंगे, एज ए डिविडेंड बांटेंगे, ठीक है। और कितना बांटना है, कितना रिटेन करना है, इसके डिसीजन कहां पर करेंगे, डिविडेंड डिसीजन के अंदर। तो वो जो तीनों ए हैं उसको क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थर्ड एंड लास्ट इज डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद एक लिक्विडिटी डिसीजन हो जाती है, वैसे ये है नहीं लेकिन महत्वपूर्ण बनाते हैं, इसके लिए मैंने नोट्स बनाकर दे दिया। इन्होंने इतना ही कहा कि करंट एसेट्स में जितना जरूरत है उतना ही इन्वेस्ट करिए, कम इन्वेस्ट कर देंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उससे वो आप कुछ ढंग का कमा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपने करंट एसेट में पैसा लगा दिया तो आप बहुत ज्यादा कमा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितनी जरूरत है उतनी ही लगाइए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा की हुई चीज तब भी गड़बड़ है, और उससे कम की गई चीज तब भी गड़बड़ है। यहां से हमारे शुरू होगी इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होंगे, यहां से शुरू होंगे हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आपको कल पढ़ के आना है इतने टॉपिक तक आज की क्लास में।